आज हम जानेंगे लोनेबल फंड के बारे में। लोनेबल फंड को जानने से पहले हमें ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि इसका मेन एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें करना क्या है। मेन जो डिटरमाइन करना है वो क्या पता करना है। तो मेन इसका ऑब्जेक्टिव है डिटरमाइन करना इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट को। ये क्या इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सप्लायर सेविंग को और फंड को सप्लाई करेगा और क्या इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, किस इंटरेस्ट पे डिमांड करेगा, यानी दोनों कब मीट करेंगे, कौन सा इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा जिसमें डिमांड और सप्लाई दोनों राजी होंगे, यानी सप्लायर और जो मांग करता है वह दोनों राजी होंगे एक पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ये डिटरमाइन करना है। तो इसका ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया। ये जो है पहले क्लासिकल इकोनॉमिक्स के द्वारा बनाया गया था, उसके बाद फर्दर मॉडिफिकेशन के बाद यह नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया लोनेबल फंड। लोनेबल फंड थ्योरी को जो सबसे पहले जिसने डेवलप किया था वो स्वीडिश इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था के विक्सेल विक्सेल। इन्होंने सबसे पहले लोनेबल फंड जो थ्योरी थी उसको डेवलप किया था और बाद में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने इसको मॉडिफाई किया, यानी कि कुछ इंप्रूवमेंट किया, वो हमें नहीं जानना। मेन जो अब हम आते हैं एजम्पशन पे, जिसमें पहला एजम्पशन है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी इन इंटरेस्ट रेट, यानी इंटरेस्ट रेट है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा, यानी कि वह बार बार चेंज होता रहेगा। और आप अगर क्लासिकल इकोनॉमिक्स की कोई भी थ्योरी देखें तो उसमें एक एजम्पशन कांस्टेंट रहता है, आपको देखने को मिलेगा हर जगह, जो कि है फुल एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पे चल रही है, यानी कि इसमें कहा गया यदि फंड ज्यादा कर दिया जाए, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, तो क्या सिचुएशन होगी उसमें कि इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो इकोनॉमी हमेशा जो कही गए है वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे चलेगी। तीसरा है मनी का जो रोल है वह एक्टिव रहेगा, यानी पूरा जो हस्तक्षेप है इस पूरे थियरी में वो मनी से रिलेटेड है, तो मनी एक एक्टिव रोल प्ले करेगा इसमें। और चौथा है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, यानी कि एक समय में एक ही इंटरेस्ट रेट लाई करेगा पूरे मार्केट में, यानी कि एट ए टाइम एक इंटरेस्ट रेट लाई करेगा। ये सारे एजम्पशन है। अब एजम्पशन समझ लिए तो अब हम अपना पहला टॉपिक जो है वो है कि हम फंड की सप्लाई को समझे, यानी कि सप्लाई कौन करेगा, सप्लाई ऑफ फंड, यानी कि अगर लोनेबल फंड का यानी कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा किसी फंड का डिटरमाइन करने के लिए, तो हमने दो मार्केट फोर्सेस माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, वो था डिमांड और सप्लाई। ठीक उसी प्रकार इसमें भी हम डिमांड और सप्लाई के माध्यम से रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन करेंगे। अब हम सप्लाई कौन करेगा, फंड की सप्लाई, पहले हम स्लोप समझ लेते हैं, इसका डायग्राम किस तरह होगा। इधर हम रखेंगे क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि ROI हम लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इधर रखेंगे लोनेबल फंड। अब ये जो है पॉजिटिव स्लोप होगा, यानी कि लोग तब मार्केट में ज्यादा फंड को सप्लाई करेंगे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा। ये देखिए आर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो लोनेबल फंड सप्लाई की जा रही है वो ए है, और वहीं जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाएगा तब आप ये ए डैश तक जाएगा, यानी कि जैसे जैसे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएंगे उस जैसे देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आर से R1 की तरफ गए, आर से R1 की तरफ गए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने के साथ साथ जो फंड की सप्लाई है, सप्लाई जो है वो बढ़ जा रही है, यानी कि हम यह कंक्लूड कर सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोनेबल फंड। यदि लोनेबल फंड बढ़ेगा, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो लोनेबल फंड बढ़ेगा। क्यों, आखिर कोई ऐसा क्यों पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है, क्यों नहीं निगेटिव देखने को मिल रहा है। अब ये बात जानने की, मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज है, ठीक। अब कौन नहीं चाहेगा ये 100 रुपीज मेरा बढ़ जाए, सपोज कीजिए 1000 है, माफ कीजिएगा 1000। अब कौन नहीं चाहेगा ये पैसा मेरा बढ़ जाए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के कारण पहले वो 5% दे रहा था, तो वो कहा इतना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम सहन कर सकते हैं, लेकिन जब वो 5 से 15 या 10 हो जाता है तो वो कहता है इस पे तो मुझे
8 रुपए 10 रुपए फायदा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो वह अपने जो प्रेजेंट टाइम का जो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए पैसा लगता वो अपने ट्रांजैक्शन को पोस्टपोन करके वह इंटरेस्ट रेट कमा के 1008 1010 ऐसे कर लेगा, मतलब कि इतना रुपए पाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन करेगा कि वह फंड रखेगा कि नहीं। मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट समझ लीजिए 1% है, तो कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तब आप देखिएगा मनी की सप्लाई जो है वह बढ़ जाएगी। अब कौन फंड सप्लाई करेगा इसमें, मतलब कि कौन फंड देगा बैंक को, यह हम बैंक से रिलेटेड बता रहे हैं। यदि सप्लाई कौन करेगा फंड को, यह हमें जानना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सप्लाई कैसे आएगा। तो पहला एक आएगा सप्लाई ऑफ फंड। फंड कैसे आएगा, सबसे पहला है हमारा सेविंग, यानी कि लोग सेव करेंगे। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो लोग सेव ज्यादा करेंगे, तो सेव ज्यादा करेंगे तो फंड ज्यादा आएगा। तो पहला हमारा है सेविंग, अगर लोग सेव करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये यहां से फंड आता है, पहला हमारा कंपोनेंट है। फंड कहां से आता है, पहला सेविंग। दूसरा हमारा है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मींस सेल ऑफ कैपिटल, यानी कि आपके पास कोई कैपिटल है, मतलब कोई भी कैपिटल है, तो आप उसको अभी बेच दे रहे हैं, यानी उसका कुछ परसेंट बेच दे रहे हैं, और बेचने के बाद जो पैसा आएगा वो आप कहां डिपॉजिट करेंगे, बैंक में, क्योंकि बैंक आपको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो डिसइन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगा, अगर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो सेविंग भी आपका ज्यादा होगा, और लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो सेविंग भी कम होगा, डिसइन्वेस्टमेंट भी कम होगा। अब हमारा तीसरा है डिसहोर्डिंग। होर्डिंग मतलब होता है, पहले हम होर्डिंग समझेंगे तो हमको डिसहोर्डिंग समझ में आ जाएगा। होर्डिंग मतलब कि जो स्कार्स रिसोर्सेज है उसको हम एक जगह एकत्रित कर ले, और जब कैपिटल प्रॉफिट कमाने के लिए, जैसे आप शेयर मार्केट में देखते हो हाई लोअर प्राइस पे खरीदो हायर प्राइस पे बेचो, ठीक उसी प्रकार होर्डिंग में क्या होता है कि हम किसी एक स्कार्स रिसोर्स को कलेक्ट करते हैं और उसको रखे रहते हैं। जब देखते हैं कि इसका हमें प्रॉफिट मिल रहा है, उसकी मांग बढ़ गई, सॉरी उसका जो प्राइस है वो बढ़ गया, तब उसको बेच देते। ठीक उसी प्रकार मनी को होल्ड करके रखते हैं, लेकिन जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से वह जो होल्ड किया हुआ मनी है वह जो है उसमें बैंक में दे देते हैं, जिसके कारण उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले। तो ये हमारा हमने पॉजिटिव रिलेशनशिप इससे समझा। अब हमारा सप्लाई ऑफ फंड देख लिए। अब हमारा दूसरा टॉपिक है डिमांड फॉर, यानी डिमांड कौन करेगा, डिमांड ऑफ फंड। डिमांड करने के लिए पहले हम फिगर समझते हैं, फिर इसको समझते हैं। डिमांड में क्या होगा, हमारा निगेटिवली स्लोप होगा, मतलब कि जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था उसी प्रकार इसको समझिए। देखिए ये हमारा वाई एक्सिस में हो जाएगा लोनेबल फंड, एक्सिस में हो जाएगा आरओआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, देखिए जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है तो हमारा लोनेबल फंड जो है वो ए है, लेकिन जब रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाएगा तो लोनेबल फंड की डिमांड जो है वह ए से ए डैश यानी कि इतना बढ़ जाएगी, आर से R1 की तरफ जाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट जब गिरेगा तो लोनेबल फंड की डिमांड है वह बढ़ जाएगी। तो ये कह रहा है निगेटिव रिलेशनशिप इनवर्सली, मतलब कि 1 लोनेबल फंड। इसमें क्या था, डायरेक्ट रिलेशनशिप था, इसमें क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। ये हमें समझना है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो लोग डिमांड करेंगे। देखिए जब इन्वेस्टमेंट की बात आएगी तो इन्वेस्टर तब लोन लेना पसंद करेगा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, यानी कि बोरो करने के लिए जो पैसा पे करना पड़ रहा है, ये हम इन्वेस्टमेंट के तरफ से डेफिनेशन बता रहे हैं। वहीं अगर कोई बंदा अगर सेव कर रहा है तब इंटरेस्ट का डिफिनीशन कुछ अलग हो जाएगा। लेकिन कॉस्ट ऑफ बोरोइंग उसको जब अधिक पड़ेगा, उसको पैसा जो लेना है उसको इन्वेस्टमेंट के लिए वो महंगा पड़ेगा तो वो फंड नहीं लेगा, ये है। और जब महंगा पड़ेगा तो वो फंड नहीं लेगा। तब अगर सस्ता पड़ रहा है यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम पड़ गया तो यानी उसको सस्ता मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है तो
फंड की डिमांड जो है वह ज्यादा होगी। देयर इज अ डायरेक्ट there is an inverse relationship between rate of interest and loanable fund, but there is a positive relationship between rate of interest and loanable fund. आई होप कि आपको समझ में आएगा। अब देखते हैं कि डिमांड कौन कौन करता है इसकी फंड की। तो सबसे पहला जो डिमांड करने वाला है, डिमांड किस लिए करेगा? इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि एक्सपेंडिचर फॉर द न्यू कैपिटल, कैपिटल नया बनाने के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट मेकिंग के लिए, प्रॉफिट के लिए जब कोई इन्वेस्टमेंट करता है कैपिटल पे, यानी कैपिटल लगा है प्रॉफिट गेन करने के लिए, तब उसको हम इन्वेस्टमेंट कहेंगे। इन्वेस्टमेंट आप बॉन्ड, शेयर्स, इस सब को भी हम इन्वेस्टमेंट के अंदर कंसीडर करेंगे। तो हमने क्या पहले समझा? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग पैसे की डिमांड करेंगे। दूसरा हमारा है होल्डिंग। जब हमने क्या समझा? डिस होल्डिंग हमने समझ लिया था, अब होल्डिंग को हम फिर से समझते हैं। होल्डिंग मतलब होता है कि स्कार्स रिसोर्स को, यानी कि जो लिमिटेड रिसोर्स है, बहुत कम रिसोर्स है, उसको हम होल्ड करें, कलेक्ट करें एक जगह पे, और जब हमें प्रॉफिट दिखे तो उसको बेच दें, जब उसका प्राइस बढ़ जाए तो हम उसको बेच दें। अब वही कह रहा है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो वो डिमांड करेगा, उसको होल्ड करेगा, उसको कलेक्ट करके अपने पास रखेगा, लेकिन जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो वह क्या करेगा? उस पैसे को क्या करेगा? बैंक के पास दे देगा और इंटरेस्ट गेन करेगा। ये कहने का मतलब होल्डिंग मतलब कि स्कार्स रिसोर्स को कलेक्ट करना फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट मेकिंग और कैपिटल गेन करने के लिए। हमारा तीसरा कौन डिमांड करेगा? जिसका डिस सेविंग हो जाएगा। डिस सेविंग मतलब होता है आपका, डिस सेविंग मीन्स, हम कहने का मतलब है कि जब इनकम जिस बंदे की 100 रुपए की है, जिस बंदे की इनकम एज्यूम कीजिए 10,000 रुपए की, 100 नहीं 10,000 रुपए की है, और वह खर्च जो है यह हमारा इनकम है, और एक्सपेंडिचर जो उसका महीने भर का खर्च है वो 12,000 रुपए है। तो इस केस में वह क्या करेगा? फंड की डिमांड करेगा कि 2,000 रुपए वो कहीं से जुगाड़ करेगा, बैंक से लोन लेगा। एज्यूम कर लेते हैं 2,000 नहीं, हम इसको करोड़ों में ले, तो एक कंपनी को, तो समझ लीजिए 10,000 करोड़ का उसका कैपिटल है, लेकिन एक्सपेंडिचर जो खर्च लग रहा है वो 12,000 करोड़ का है, तो वो 2,000 करोड़ क्या करेगा? बैंक से लोन लेगा, और लोन लेगा तो इसके जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तब इसी समय पे वह लोन की डिमांड करेगा, जब उसका डिस सेविंग यानी इनकम जितनी है नहीं उससे ज्यादा, आय से ज्यादा खर्च है उसकी, तब उस कंडीशन में वह डिमांड करेगा। ठीक है, अब हम इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन करते हैं। चलिए अब हम इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन करते हैं। इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट अब हमारा मेन मोटिव है। इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें अब ये डिटरमाइन करना है। अब हमने जब सीखा डिमांड सप्लाई, ठीक उसी प्रकार अब हमें क्या करना है? डिमांड सप्लाई जैसे हमने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्केट, तो यहां हम रखे थे रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहां रखे थे लोनेबल फंड। ठीक, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस। तो हमने सप्लाई डिमांड फॉर लोनेबल फंड, और ये हमारा है सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड। ठीक, इसमें हम क्या करेंगे? ये जो है ये पॉइंट, ये हमारा इक्विलिब्रियम हो जाएगा, तो ये इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक, ये हमारा है मार्केट, ये हमारा लोनेबल फंड था। अब हम समझते हैं, यदि अब हमें इसको शिफ्ट भी करा देते हैं। यदि समझ लीजिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी गवर्नमेंट का खर्च बढ़ गया, ठीक, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया, जितना ये हमारा था डिमांड फॉर लोनेबल फंड, ये था सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड। ठीक, अब हमने क्या कहा? हमने कहा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने के कारण क्या हुआ? हमारा जो बजट था वो डेफिसिट में चल रहा है। डेफिसिट में चलने के कारण गवर्नमेंट 3 काम करती है। एक तो सिनर्जी है, यानी नोटों को छापना। दूसरा काम क्या करती है? बॉन्ड सेल को अपने बेचती है तब पैसा आता है। तीसरा काम क्या करती है? बैंक से लोन लेती है। तो हम तीसरे कंडीशन में जाते हैं, जब गवर्नमेंट GOVT
लोन लेगी। हमारे पास फंड कितना आया रेट ऑफ, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमारे पास फंड आया इतना, और इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, फंड मतलब कि इतना हमारा रेट ऑफ इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक। आर 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 हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और हमारा एल जो है ये हमारा हो गया इक्विलिब्रियम रेट ऑफ लोनेबल फंड, यानी इतने इंटरेस्ट रेट पे इतना हमारा लोनेबल फंड है, ठीक। अब हमने क्या कहा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने के कारण गवर्नमेंट बैंक से लोन मांग रहा है, तो बैंक लोन मांगेगा तो डिमांड, पहले डिमांड कौन करता था, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। लोग अगर डिमांड कर रहे थे तो किस लिए कर रहे थे, मैंने बताया, लोग अगर डिमांड कर रहे थे तो पहला इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे थे, दूसरा होल्डिंग के लिए। हम कह रहे हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए इतना डिमांड हो रही थी, ठीक। अब गवर्नमेंट कहा मुझे भी इन्वेस्टमेंट के लिए डिमांड चाहिए, मेरे एक्सपेंडिचर भी है, तो डिमांड क्या हुई, बढ़ी। डिमांड को हम पैरेलली शिफ्ट करा देते हैं, बढ़ी तो डिमांड हमारा बढ़ी, तो ये पैरेलली शिफ्ट हुआ। पैरेलली शिफ्ट होने के कारण क्या हुआ, अब इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हमारा एल से ये फंड जो है एल से L1 हो गया, और इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आर से R1 हो गया, ठीक। आर से जब R1 इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, तो अब आपको समझनी है, अब सही कंसेप्ट अब आया, अब सही तगड़ा कंसेप्ट है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट था, ठीक। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या देखेगा कि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट को कम करेंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग उसका बढ़ जाएगा। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ये हमारा इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इक्विलिब्रियम फंड था कि कितना आया, हमने एज्यूम किया कि 12 लाख करोड़ रुपए इक्विलिब्रियम फंड आया, ठीक। 12 लाख करोड़ रुपए इक्विलिब्रियम फंड आने की सिचुएशन में क्या होता है कि ये तो प्राइवेट सेक्टर केवल अपना फंड लेता था, लेकिन गवर्नमेंट का बजट जब डेफिसिट हुआ तो गवर्नमेंट भी इसमें हाथ मारने लगी। तब ये किसके फंड को, पहले खाने वाला फंड कौन था, प्राइवेट सेक्टर। अब कौन खाने वाले, अब खाने वाले दो हैं, एक गवर्नमेंट एक प्राइवेट। तो नोट करने वाली पॉइंट यह है कि जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी जब बजट डेफिसिट में होगा, गवर्नमेंट बैंक से अगर लोन ले रही है, तब वह प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का पार्ट खा रही, यानी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वह कम होता जाएगा जो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी। ये पहला पॉइंट। तभी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कभी भी गवर्नमेंट के हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं इकोनॉमी में। अब दूसरा हमारा क्या था, मान लीजिए ये 12 लाख था, अब डिमांड बढ़ी, यानी कि अब पहले डिमांड करने वाला करता कौन था, एक प्राइवेट सेक्टर, अब डिमांड करने वाले दो लोग हैं, गवर्नमेंट। तो अब टोटल डिमांड जो थी 14 लाख करोड़ रुपए थी, ठीक। और हमारे पास था है कितना, 12 लाख। 12 लाख करोड़ रुपए के लिए हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना आर था, लेकिन अब इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई 14 लाख की रिक्वायरमेंट, मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, तो इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई सप्लाई नहीं करेगा ज्यादा, कहेगा कि मैंने। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट 8 से 10% कर दिया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ गई, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग बढ़ गई, तो लोग अपना फंड लेके सप्लाई करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनके लिए प्रॉफिटेबल हो जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तब 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने से 14 लाख करोड़ रुपए, तब गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। अगर मान लीजिए एक ये सिचुएशन थी कि ये इसका खाएगा, फंड जो है प्राइवेट सेक्टर का खाएगा। दूसरा हमारा कंसेप्ट था कि 14 लाख रुपए करोड़ रुपए हो गया, 14 लाख करोड़ रुपए होने के कारण इंटरेस्ट रेट बढ़ा, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो प्राइवेट सेक्टर वैसे ही इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, यानी उसको बोरो करने का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ गया है, तो बढ़ने के कारण वो बोरो नहीं करेगा। तो दोनों सिचुएशन में खा किसका रहा है, इन्वेस्टमेंट खा किसका रहा है, वो खा रहा है प्राइवेट सेक्टर का। तो कभी भी क्लासिकल इकोनॉमिक्स, ये पॉइंट कान में ठूंस लीजिए, याद कर लीजिए, जब भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, सॉरी माफ कीजिएगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, तब प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट घटता जाएगा। इस लेक्चर में इतना है। थैंक यू। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा।